नमस्कार, स्वागत। अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। स्वामी प्रसाद ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांसी राम की प्रतिमा के अनावरण के वक्त एक ऐसा नारा दिया जिसको लेकर उनका हिंदूवादी संगठनों से फिर एक बार बटभेरा हो गया और सीधे सीधे तनातनी हो गई। स्वामी प्रसाद नई मुश्किल में फंस गए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी रायबरेली में दर्ज हो गई है। स्वामी प्रसाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में कांसी राम की प्रतिमा के अनावरण के वक्त वो नारा लगाया जो 1993 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आए थे और राजनीतिक समझौता किया था, उस वक्त ये नारा लगा था और गाहे बगाहे समाजवादी पार्टी के लोग ये नारा लगाते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वो नारा ऐसा था कुछ कि मिले मुलायम जब काशी राम, और बाद की बात जो है वो आप खुद ही समझ गए होंगे, क्योंकि मुकदमा स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हो गया है, इसलिए मैं भी खुद को विवादों में घसीटना नहीं चाहता। हिंदू संगठनों ने इसको लेकर आपत्ति जताई है और कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार रामचरितमानस की प्रतियां फड़वाकर और गाहे बगाहे भगवान श्री राम पर अशोभनीय टिप्पणी किया करते हैं। और एक बार फिर उन्होंने भगवान श्री राम पर एक अशोभनीय टिप्पणी एक नारे के जरिए की है। इस उनके खिलाफ तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन स्वामी के बयान के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश, जहां जाति समीकरण बहुत मायने रखते हैं, वहां की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है, नए सिरे से गरमा गई है। स्वामी के बयान पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने ट्वीट किया है, गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय तक मायावती के बाद बहुजन समाज पार्टी के दूसरे नंबर के नेता थे और उन्हें माना जाता है कि वो कांसी राम जी के बहुत ही करीब रहे हैं, और इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके अखिलेश यादव ने दलित और पिछड़ों का वो समीकरण साधने की कोशिश की जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने 1993 में साधा था। और राम मंदिर आंदोलन और जो विवादित ढांचा था उसके ध्वंस के बाद जो बीजेपी के लिए लोगों में भावनाएं थी, एक ताप, एक पॉलिटिकल ताप जो क्रिएट हुआ था, उस ताप को भी इस समझौते ने न्यूट्रल किया था। वो समीकरण एक बार फिर से बगैर मायावती के, बगैर बहुजन समाज पार्टी के अखिलेश दोहराने के मंसूबे पाल चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मायावती ने टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है, बल्कि उन्होंने अखिलेश यादव को भी इस मामले में लपेट लिया। उनका कहना है कि भाई ये अखिलेश यादव विकास और इन मुद्दों को हटके जातीय राजनीति कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि 1993 वाली यादें इस पूरे घटनाक्रम के बाद ताज़ा हो गई हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद ने 1993 के दौर में सपा और बसपा गठबंधन में लगाए जाने वाले नारे को मंच से दोहरा दिया है, जो कभी समाजवादी पार्टी और बसपा के समर्थक मिलकर लगाया करते थे। अब इस नारे को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के साथ दोहराकर उत्तर प्रदेश में नई राजनीतिक फिजा बनाने की कोशिश की है। मंथन में आज चर्चा करेंगे कि क्या 1993 की हवा 2024 के लोकसभा चुनाव में नई फिजा बनाएगी। नब्बे के दशक के शुरुआत में राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बीजेपी का सितारा बुलंदियों पर था। कल्याण सिंह पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा को चुनाव जीत चुके थे, लेकिन तभी बीजेपी ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी। ये ऐसा कहा जाता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, जब 1992 में बाबरी ढांचा था वो ध्वंस हो गया। बीजेपी अपने आप को इससे अलग करती रही, लेकिन माना ही जाता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लोग, आरएसएस के स्वयंसेवक और हिंदूवादी संगठनों ने ढांचा ढा दिया। 1993 इसके बाद कल्याण सिंह की सरकार चली गई और 1993 के विधानसभा चुनाव में बसपा के संस्थापक
कांसीराम ने बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। नतीजा सामने, भाजपा का हिंदुत्व एजेंडा धरा का धरा रह गया। आज एक बार फिर उसी दौर की यादें ताजा हो रही हैं। दरअसल 1992 में बाबरी मस्जिद या यूं कहें विवादित ढांचा ढाए जाने के बाद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया था और प्रदेश चुनाव की दहलीज पर खड़ा हो गया था। बीजेपी को पूरा भरोसा था कि राम लहर उसे आसानी से दोबारा सत्ता में पहुंचा देगी, लेकिन प्रदेश की सियासत ने तेजी से करवट ली और बसपा सुप्रीमो कांसीराम और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की नज़दीकियां और फिर एक गठबंधन के रूप में सामने आई। दोनों पार्टियों ने पहली बार चुनावी गठबंधन किया था और बीजेपी के सामने मैदान में उतरी थी। इस दौरान एक नारा, फिर वही नारा, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए। आगे मैं नहीं कहूंगा, प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। अब इस नारे को सोमवार को स्वामी प्रसाद ने दोहराकर उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े वोटों की एक ऐसी अलख जगाने की कोशिश की जिससे 2024 में कम से कम समाजवादी पार्टी को दलितों के वोटों का एक बड़ा हिस्सा उसे मिल सके। मायावती भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया, ट्वीट किया कि 30 साल बाद बसपा सुप्रीमो एक तरीके से इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया दे रही थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यह नारा तो समाजवादी पार्टी की शरारत थी। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने तो एक मिशन के तहत गठबंधन किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अयोध्या और श्री राम मंदिर समेत अपर कास्ट से संबंधित नारों को प्रसारित और प्रचारित किया। तो वह बसपा को बदनाम करने की नीयत से समाजवादी पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया था। मायावती को अपने दलित वोट बैंक को खिसकता कबूल नहीं है, तो उन्होंने बीजेपी के नेता असीम अरुण भी दूसरी तरफ दलितों की तरफ, चूंकि उनको दलित को रिझाने के लिए उन्हें मंत्री बनाया गया, उन्हें इस्तीफा दिलाकर उन्हें मंत्री बनाया गया है। वो एक ब्यूरोक्रेट थे, पुलिस अफसर थे और वो लगातार दौरे कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वो वोट बैंक साध रहे हैं। और कहा जाता है कि आगरा जो जाटव लैंड है और मायावती जब भी कोई भी चुनाव आता है तो आगरा से ही मायावती अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करती हैं। उसी जाटव लैंड में आज पूर्व प्रधानमंत्री और दलितों के बहुत बड़े नेता बाबू जगजीवन राम की 116वीं जयंती के अवसर पर जाटव उत्थान समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था बाबू जगजीवन राम पार्क में। उसमें ये असीम अरुण शिरकत करने पहुंचे थे और उन्होंने बाबूजी को इस देश का एक नई दिशा देने वाला नेता बताया। यहाँ तक कहा गया कि बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद बाबू जगजीवन राम ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए काम किया। बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी के पास क्या बताने के लिए उनके अपने दलित नेता नहीं है क्या उनकी पार्टी में? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बाबू जगजीवन राम भले ही एक वक्त कांग्रेस से अलग होकर जनता पार्टी के साथ में गए, लेकिन उप प्रधानमंत्री और यूं कहें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी वो रहे लंबे समय तक। एक उनके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है। बाबू जगजीवन राम के बाद खड़गे दूसरे ऐसे नेता हैं जो दलित वर्ग से आते हैं। बहुत सारी बिसात बिछी है, बहुत सारी रणनीतियां हैं कुल मिलाकर, लेकिन मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 23% दलित वोट है और उसको लेकर 80 सीटें और 23% दलित वोट, इसको लेकर एक तरीके से राजनीतिक दलों में मार मची है। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ दलितों का झुकाव हुआ है और उत्तर प्रदेश, जो खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप खतौली का उपचुनाव ले लीजिए या उसके बाद फिर मैनपुरी का उपचुनाव, यहाँ दलित समाजवादी पार्टी के साथ दिखा है और इसकी एक बड़ी वजह है दलितों के नए नवेले उभरते नेता चंद्रशेखर, जिन्हें पहले चंद्रशेखर रावण कहा जाता रहा है। चंद्रशेखर के साथ समाजवादी पार्टी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना है जिससे पार्टी एक तरीके से पूरे आत्मविश्वास में है। और अब चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कांसीराम जी के बहुत करीबी रहे हैं, उनके जरिए तो अखिलेश यादव, मायावती निशाना साध रही है कि अखिलेश यादव की मंच पर मौजूदगी के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी की नीति ही रही है कि वो विकास कार्यक्रमों से उसका कोई लेना देना नहीं रहा, वो जातियों की राजनीति करती रही है। बड़ा सवाल इसको देश के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा
क्योंकि उत्तर प्रदेश की चर्चा इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है और 80 लोकसभा सीटें हैं, देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा यहाँ की सीटें हैं। लेकिन ये सारी कवायद अगर बाबू जगजीवन राम को भाजपा अंगीकार करने के लिए आतुर है तो कांसी राम को समाजवादी पार्टी, मसला वही है। जिनके महापुरुष थे वो तो अंगीकार कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग भी उन्हें अंगीकार कर रहे हैं। मसला सिर्फ दलित वोटों का, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यही है कि कितना क्या ये गुणा भाग जो चल रहा है, कहाँ किस तरफ ये जाएगा, ये बड़ा सवाल है। मंथन की शुरुआत आज इसी को लेकर हम करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मारुत त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिकायत करता है रायबरेली से। इन्होंने कल एक एफआईआर कराई थी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ और इनको हम अभी स्क्रीन पर लेंगे। इससे पहले हम कल के घटनाक्रम के बाद जो हिंदू संगठनों के लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया सुनेंगे और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज हमारे सहयोगी के साथ खास बातचीत में क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा करोड़ों हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम को लेकर उन्होंने जो अपमान और जो उनका तिरस्कार किया है, इस स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए, जिससे एक मैसेज जा सके, एक संदेश जा सके जो आए दिन हिंदुओं को, हिंदू भगवानों, देवी देवताओं का अपमान, रामचरितमानस का अपमान किया करते हैं, उनके लिए एक मजबूत संदेश जाना बहुत आवश्यक है। मुलायम कांची राम हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांची राम, मिले मुलायम कांची राम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। आज वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। आज मंच पर जो भी बैठे हुए हैं, ये कभी बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष होते थे, राष्ट्रीय महासचिव होते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अनाप शनाप रामचंद्र जी के बारे में बोलते हैं, रामचरितमानस के बारे में बोला इन्होंने। उनकी समाजवादी पार्टी ने उसका पूरा समर्थन किया। ये एक सोची समझी चाल है। रामचरितमानस का अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये सोचना पड़ेगा कि पहले देश में सनातनों का अपमान कर कोई आगे नहीं बढ़ा है और वो शुद्ध रूप से सनातनियों का अपमान करने पर लगे हैं, और उसमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अपमान करना उनको रोज रोज शोभा देता है। वो एक क्षुद्र नेता हैं और उनके खिलाफ एफआईआर जो हुई है वो बहुत बेहतर हुई है। उनको इसके खिलाफ मुकदमा लड़ाकर उनको अगर अदालत से सजा मिले न्यायोचित, तो मैं और हमारी पूरी पार्टी बहुत प्रसन्न रहेगी। और आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि राम को गाली देने वाले, राम के ऊपर गोली चलाने वाले, कभी उनका उत्थान नहीं हुआ है। उत्थान उसका होता है जो प्रभु राम को भजता है। रामचरितमानस की एक लाइन है, बिनु सत्संग विवेक न हो। तो उस क्षुद्र नेता को जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनको बताना चाहता हूं कि सत्संग करिए, विवेक तब होगा। रोज राम के कहने से, राम का अपमान करने से कुछ नहीं होगा। राम को जानिए, राम का, आपके पूरे खानदान की मैं बात कर रहा हूं, जो राम को आप लोग भजते हो और बाहर निकलकर वोट की राजनीति के लिए, क्षुद्र राजनीति के लिए राम को गाली देते हैं, राम का अपमान करते हैं। विनाश होगा ऐसे नेताओं का, विनाश होगा ऐसे पार्टियों का जो राम का अपमान करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वे लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की नई राजनीतिक लाइन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। बनारस में उनके द्वारा दिए गए बयान के बाद एक एफआईआर दर्ज कराई गई है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता द्वारा। हम मौर्य जी से बात कर रहे हैं और उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है और इस एफआईआर का दर एफआईआर लगातार होती जा रही हैं। ये सरकार की मेहरबानियां मेरे ऊपर बरस रही हैं, जिससे कि एफआईआर की झड़ी लगी है।
जबकि मैंने मनोहर काशीराम की ही नहीं थी, मैंने केवल इतनी कहा था, सपा बसपा का गठबंधन 1993 में हुआ था और उस समय एक नारा बहुत प्रचलन में आया था और उसी नारे के चलते भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ था। कमोबेश परिस्थितियाँ वही आज बन रही हैं। आज मनोहर काशीराम के मिशन के जितने भी साथी हैं, अगली कतार के जितने भी योद्धा हैं, जितने भी पहले बसपा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव या अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पदों पर रहे हैं, वो सब आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। लेकिन मौर्य जी, एक बात और है कि एक तरफ तो पिछड़ों का मुद्दा, पिछड़ों के अपमान का मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरा देशव्यापी अभियान छेड़ रखा है और आप अभी आरोप लगा रहे हैं कि वो पिछड़ों के खिलाफ बात कर रही है। बात जुबान चलाने से नहीं होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया तो अनुसूचित जाति के आरक्षण पर डकैती क्यों, आदिवासियों के आरक्षण पर डकैती क्यों, पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती क्यों? और यही नहीं, मनमाने तरीके से तैनाती सरकार का जो अराजक एक रवैया है वो भी खुल के आ गया। यहाँ तक कि 69,000 सिखों की भर्ती में 18,000 पिछड़ों के आरक्षित पद पर 12,000 लोगों के सामान और के लोगों ने नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया। अनुसूचित जाति के 12,000 आरक्षित पदों पर 4,000 पदों पर औरों को लाके बैठा दिया गया। मौर्य जी, आखिरी एक विषय और है कि सरकार ने आपकी सुरक्षा को लेकर के ये कहा है कि उनको सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है और वाई श्रेणी की सुरक्षा भी आपको नहीं दी जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार क्या इसमें बदले की कार्यवाही है या सरकार की क्या सोच है और आप पर क्या फ़र्क पड़ना है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जब हमने देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सम्मान दिलाने की बात की तो बहुत से यथास्थितिवादी ताकतों वाले लोग धर्म की दुहाई देकर, किसी ने मेरी हत्या के लिए सरकलम करने के लिए 51 करोड़, कोई ने 51 लाख, किसी ने 21 लाख देने की घोषणा की, किसी ने 5 लाख रुपए की तलवार खरीद कर हवा में लहराते हुए कहा कि मैं इस तलवार को इसीलिए खरीदा हूं कि इसी स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या करूंगा। किसी ने मेरे जीभ काटने के लिए 21 लाख और 11 लाख रुपए की घोषणा की, तो किसी ने कान नाक काटने की बात की, तो किसी ने दांत काटने की बात की। 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ FIR तक नहीं हुई है। तो स्वाभाविक रूप से इसीलिए नहीं हुई है कि सरकार का उनको संरक्षण है और मेरी हत्या करने वालों के साथ सरकार खड़ी है, इसीलिए सुरक्षा देने में भी आनाकानी कर रही है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमें आज ही शूद्र, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत गंभीर और बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे धमकाने वाले, मेरी हत्या की योजना बनाने वाले, मेरे हत्या के लिए तलवार खरीदने वाले, तीर कमान खरीदने वाले, जीभ काटने की घोषणा करने वाले, पुरस्कार दर पुरस्कार का ऐलान करने वाले लोगों के खिलाफ, एक के खिलाफ भी FIR हुई नहीं है। इसका मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य साफ समझा रहे हैं कि इनके साथ सरकार खड़ी है। एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के उस पार मंथन की शुरुआत। कल राम भक्त हनुमान जी की जयंती है और लगातार राम को लेकर राजनीति बहुत वर्षों से उत्तर प्रदेश में है और इस राजनीति का पूरे देश पर, इसकी राजनीति पर असर भी पड़ा है। देश पर लगातार इन चीज़ों को देखने को मिला है। रामचरितमानस को लेकर पिछले दिनों जो विवाद क्रिएट किया गया हुआ, उसको लेकर अलग अलग तरीके से राय है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का मैंने बयान अभी सुना, बहुत गौर से सुना, तो उसमें वो यही कह रहे हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए। उसके बाद वो कह नहीं रहे मंच से। FIR हो गई, ठीक है, बात अलग है, लेकिन इसके आगे का शब्द जो है वो वहाँ मौजूद हजारों लोग कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने, मुझे नहीं लगता कि इस जो वीडियो हमने दिखाया इसमें उन्होंने कोई आगे की बात कही है। ये बात अलग कानूनी दांव पेच हैं,
लेकिन ये सारा जो बवाल झंझट है वो दलित वोटों को लेकर है। उत्तर प्रदेश में करीब 23% दलित वोटर हैं और पंजाब में अगर कहा जाए तो 33% है और एक अच्छी खासी आबादी है। जो ओबीसी का ये दौर है, ओबीसी सारे दल जो कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो दलित समुदाय से आने वाले लोग अपने आप को थोड़ा बहुत तो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और इसी का फ़ायदा समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए और जो उनके अन्य नेता हैं रामअचल राजभर के जरिए, इंद्रजीत सरोज के जरिए, ये वो लोग हैं जो मान्यवर काशीराम के निकटस्थ लोग रहे हैं, इनके जरिए उठाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए उत्तर प्रदेश में अपना कोई दलित महापुरुष नहीं याद आ रहा है, उन्हें कोई अपना दलित नेता बड़ा याद नहीं आ रहा है, वो बाबू जगजीवन राम की शरण में है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। प्रोफेसर डॉक्टर धर्म कौर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सामाजिक चिंतक हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए, बहुत आभार आपका। चंचल यादव समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत यादव जी आपका, बहुत धन्यवाद। इस देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले चुनाव विश्लेषक संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। संजय भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और रायबरेली से इस पूरे मामले में एफआईआर कराने वाले हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मारुत त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मंथन की शुरुआत मैं मारुत त्रिपाठी से ही करता हूं। त्रिपाठी जी, आपको क्या महसूस हुआ, कैसे लगा कि ये भगवान श्री राम का अपमान हुआ है? और आपके मन में उस वक्त जब आप एफआईआर कराने गए तो क्या भावनाएं आई, क्या कितने लोग इससे आहत हुए, बहुत सारे इत्यादि, क्योंकि उसमें भाषा लिखी है एफआईआर में, जो आपने तहरीर दी होगी उसमें बहुत सारी बातें आपने लिखी हैं। मारुत त्रिपाठी भैया, हमने स्वामी प्रसाद मौर्य के फेसबुक अकाउंट से हमने ये वीडियो देखी थी। जिस हिसाब से वो कह रहे हैं मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, तो वो हवा में किसको उड़ा रहे थे? ये पुराना नारा ही इन्होंने मॉडिफाई किया है, फिर से वो ला रहे हैं। ये लगातार रामचरितमानस पे हो, साधु संतों पे या ब्राह्मणों पे हो, अगर ये दलितों की हितैषी हैं की बात करिए, लेकिन आप केवल एक ही धर्म के विषय में क्यों बोलते हैं? अन्य धर्म भी तो हैं, उन पे तो आप एक बार टिप्पणी करके देख लीजिए। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या मुसलमान हैं क्या? देखिए, अब इस विषय में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं, आज जो कह रहे हैं ना एक ही धर्म के विषय में बोल रहे हैं। चलिए, लेकिन वो हृदय से तो हिंदू नहीं है, कहीं से वो उनकी विचारधारा हिंदुत्ववादी हिंदू की लगती ही नहीं है। वो हमेशा हिंदुत्व पे प्रघात करते हैं। चलिए, अब जब धर्म की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर धर्म कौर हमारे साथ सामाजिक चिंतक जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब, ये पूरा मसला आपने बहुत गहन अध्ययन किया है, इस पूरे सामाजिक चिंतन, आपका बहुत लंबा सामाजिक चिंतन है और एक प्रोफेसर के तौर पर, एक चिंतक के तौर पर आप बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से रखती रही हैं जनता के सामने और दर्शकों के सामने। ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, जैसा मैंने 3 एंगल अभी अपने दर्शकों के सामने रखा कि एक स्वामी प्रसाद मौर्य का एंगल है कि है राजनीति ही। भारतीय जनता पार्टी अब आज बाबू जगजीवन राम का जन्म जयंती है, उनकी शरण में है, क्योंकि वो उनके पास इतना बड़े कद का कोई दलित नेता मुझे नहीं लग रहा कि उनके पास कोई है जिसका नाम लेकर वो कम से कम दलितों के बीच जा सकें। ये पूरी राजनीति और जो सामाजिक दृष्टिकोण से आप क्या नज़रिया रखती हैं, ये दर्शकों के सामने कृपया रखिए। देखिए, अभी जो आपके इस चैनल के माध्यम से मैंने सुना है, और भी रोज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और करीब 55-58 साल की हो गई हूँ मैं। हर 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं, तो कभी मुस्लिम्स का सहारा, कभी भगवान रामचंद्र जी का सहारा और कभी बाबा साहब का सहारा पार्टियां अक्सर लेती हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर कोई भी पार्टी है, उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, जो उसने पिछले दिनों काम किया है जनता के लिए, उस पर अगर कॉन्फिडेंस है तो उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। सीधे जनता के बीच में जाइए और कहिए कि भाई हमने आपके लिए काम किया, आप उसके बेस पर हमें वोट दीजिए।
तो ये जो इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं, चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, इनका कोई मायने नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि मीडिया को इस तरह के स्टेटमेंट को दिखाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। और जो भी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही है उनके काम के बारे में चर्चा होनी चाहिए कि भाई चाहे दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, 4 धर्म जैसे बताए गए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके लिए जो भी काम किए गए उनकी चर्चा होनी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट जो पावर में है उसने जो भी काम किए उसकी चर्चा होनी चाहिए और उस बेस पे वोट मांगे जाने चाहिए। तो मेरा तो यही स्टेटमेंट है और मैं यही कहूंगी कि वो एक पॉलिटिकल स्टंट है, उसको भुला देना चाहिए। भगवान राम किसी के कहने से महान नहीं हो जाते और किसी के कह देने से वो छोटे नहीं हो जाते हैं। वो भगवान राम है, वो सबके भगवान है। जितने भी हिंदू हैं सब उनकी पूजा करते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उससे उनका कद छोटा नहीं हो जाता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह के स्टेटमेंट पे ना जाके उनके काम पे चर्चा होनी। इस समय हम उनके काम पे चर्चा कर रहे होना चाहिए कि भाई उन्होंने इतना रोजगार दिलवाया, स्वास्थ्य के लिए काम किया, एजुकेशन के लिए काम किया, देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने काम किया, इस पे चर्चा होनी चाहिए। ठीक मेरा बात तो है, इतना कहना है। ठीक बात। एक छोटा सा और प्रश्न है, फिर उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगा। डॉक्टर साहब, ये क्या ऐसा होता है क्या कि अगर आप अगड़ों को गाली दीजिए या आप भगवान श्री राम की निंदा करिए तो जो सामाजिक तौर पर आप क्या मानती हैं कि दलित खुश होते हैं क्या, पिछड़े खुश होते हैं क्या? जैसे 3-4 अभी मसले स्वामी प्रसाद मौर्य ने रखे कि भाई ढोल गंवार सूत्र पसुनारी, इस तरह के क्या उद्धरण से पिछड़े बहुत प्रसन्न होते हैं क्या, दलित बहुत खुश हो जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब दलित भी जाग चुका है, बस वो अपने वोट की कीमत नहीं समझ रहा है। जैसे भोले भाले लोग होते हैं, अपना 10 किलो अनाज और ये सब दिया जा रहा है, उसके लालच में आके वोट दे दिया कहीं भी। उनको सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए, उस बेस पे वोट करना चाहिए। कोई इनसे खुश नहीं होता, ना कोई नाराज होता है। ये सब टीवी पे दिखाई देता है, शहरों में कहीं कुछ नहीं है। अगर कोई हंगामे भी होता है तो वो पार्टी के वर्कर करते हैं हंगामा, आम आदमी नहीं करता। आम आदमी शांति चाहता है, शांति से इलेक्शन हो, शांति से वोट हो और शांति से सरकार बन जाए। अब बीजेपी है, बहुमत की सरकार है भाई, सबने वोट दिया उसको, है मोदी जी हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनका आदर करते हैं। और अगर उन्होंने काम किया है जनता के लिए तो फिर से सरकार बनेगी, उसमें टेंशन की चिंता की कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग नाराज हो जाते हैं या कुछ करते हैं, ये सब पॉलिटिकल होता है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा और ब्रेक के बाद फिर बाकी मेहमानों से ये पूछने की कोशिश करूंगा कि क्या ये किस तरीके का पेच राजनीतिक दल फंसाते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भाई चर्चा काम पर होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि जो लोग राजनीति काम पर चर्चा करते हैं उन्हें लगता है कि अब इससे काम बनने वाला नहीं है अकेले। समाजवादी पार्टी के नेता चंचल यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सीधे चंचल यादव के पास जाऊंगा। चंचल यादव, आपकी पार्टी बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए राम की निंदा करवाती है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों का आरोप है। इसके पीछे क्या राजनीतिक मकसद नहीं है आप लोगों का? और ये जो जिस नारे की बात स्वामी जी आधा नारा कह के रुक गए, क्या वो नारा राजनीतिक नारा नहीं था क्या? चाहे आप रामचरितमानस को फाड़ने को लेकर हो, चाहे उन दोहा और सोरठा और चौपाइयों के निंदा करने की बात हो, ये कौन सी राजनीति आपकी पार्टी कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी वादे करके आए थे जनता के बीच में, एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया। आज अगर आप देखें पूरे हिंदुस्तान में जो वादे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे, लाल किले की प्राचीर से बड़े बड़े झूठ बोले गए थे। 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे, आदर्श ग्राम बनाएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अगर ये 2 करोड़ रोजगार हर साल देते तो जो हमारा शिकायतकर्ता भाई बैठा है ये शायद शिकायतकर्ता के रूप में नहीं होता, ये शायद ये आज कम से कम इनके हाथ में रोजगार होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नौजवानों को केवल उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें डिवाइड एंड रूल। आप समझिए आज के समय में कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैडम बैठी हैं, बहुत अच्छी बात कह रही थी। आप मुझे बताइए, पूरे देश के बजट का 6% केवल राशन में खर्च हो रहा है। ये देश को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं आप शिक्षा का बजट 2% कर दिया, 2% से डाउन करते चले जा रहे हैं आप। लगातार शिक्षा का बजट कम होता चला जा रहा है
और आप बात करें एग्रीकल्चर बजट की बात करें, किसानों के बजट की बात करें, तो उनकी जो आपने आय दोगुनी करने की बात कही थी, आज लागत दोगुनी हो गई है। ये हमारा भाई बैठा है, किसान परिवार से होगा मेरा ख्याल है। आप इनसे पूछिए कि जो पोटास 550 का मिलता 2014 में, आज 1850 का मिलता है। आज जो डीएपी जो 50 किलो की बोरी थी वो 45 केजी कर दी, उसमें भी कम से कम 30 से 40% महंगाई बढ़ा दी। और आज बात हो रही है, आज नौजवान सड़क पर खड़ा है। और चंचल यादव आपको भी तो उन्हीं मुद्दों की बात करनी पड़ रही ना। ठीक है, आप टीवी स्क्रीन पर बढ़िया बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, और बीच बीच में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके नेता ये मुद्दे उठाते हैं, लेकिन अंत में आपको भी तो लगता है ना, जब 17 में काम बोलता है और सुपड़ा साफ हो गया, तो आपको भी तो लगने लगा ना कि भैया अब शूद्र, अगले, दलित, पिछड़े, इनकी बात करो, नहीं तो फिर दिक्कत है आगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आपको याद होगा, अगर इसी हमारे जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर साहब, याद होगा आपको, उन्होंने क्या शब्द बोला था देश के गद्दारों को। जो शब्द वो बोले थे हम यूज भी नहीं कर सकते हैं। तब तो कोई रिट दाखिल नहीं हुई, तब हमारा नौजवान साथी आहत नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। उनको हिंदू को मुसलमान से लड़ाना है, उन्हें धर्म की राजनीति करनी है, जातियों को जातियों से आपस में लड़ाना है। आप अगर समझिए, आज का जो सवाल है, जो गौड़ सवाल है, क्या हमारा नौजवान भाई जो बैठा है, क्या इसके हाथ में रोजगार है? नहीं है। मैं पूछ लेता हूं चंचल यादव, मैं पूछ लेता हूं, मारुति त्रिपाठी, अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कि आप क्या काम करते हैं। पार्टी के लोग मिसगाइड करने का काम करते हैं, ये बहुत मैं पूछ ले रहा हमारी हूं बेकरी है। चंचल यादव, मैं पूछ ले रहा हूं कि ये क्या काम करते हैं। मारुति त्रिपाठी बताइए। अरे भैया, एक एक करके बोलिए। डॉक्टर धर्मकौर, मैं आऊंगा आपके पास, मैं मारुति त्रिपाठी के पास जा रहा हूं, बोलिए। भैया, हम अपनी बेकरी चलाते बोल रहे हैं, यहाँ पे आप स्वामी जी पे मुद्दे तो बाहर जा रहे हैं। अरे स्वामी जी के विषय बोलिए ना। आप बेकरी चला के रोजगार, आप तो पकौड़ा तलने को भी रोजगार मांगा जाता है भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, क्या मारुति त्रिपाठी आप क्या करते हैं? अरे भैया हमारी बेकरी चलाते हैं हम अपनी। अच्छा, अच्छी बात है, रोजगार कर रहे हैं वो, और उनको नौकरी की क्या जरूरत, रोजगार की क्या जरूरत, वो बाकायदे बेकरी चला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने फेसबुक पर देखा कि स्वामी जी ने कुछ अटाए बोल दिया, वो उन्होंने FIR करा दी। अरे यादव जी आप स्वामी जी पे बोलिए ना। जो आप अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं, उन्होंने गोली मारो गद्दारों के लिए कहा था, कि देश के गद्दारों को। अगर आप ही गद्दार मुस्लिम को मान रहे हैं तो ये आपकी मानसिकता है। उन्होंने कई मुस्लिम शब्द कहा था। तो आज स्वामी जी ने भी आगे की बात नहीं कही। मारुति त्रिपाठी, स्वामी जी भी चालाक नेता हैं, वो आगे की बात गायब कर गए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अच्छी बात ये है कि भाई ठीक है, अगर इनका मनाहत हुआ, थाना पुलिस ने FIR लिखी, लेकिन एक आम आदमी FIR लिखाने में कितना दिक्कत में रहता है, पुलिस उसकी सुनती नहीं है। डॉक्टर धर्मकौर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं संजय सिंह के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब बोलिए। भाई सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक एक जना करके बोले अपनी अपनी बारी पर, बीच में मुझे टोके ना बिल्कुल भी जी। मैं ये कह रही हूँ सर, हिंदुस्तान में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही नहीं रहते, पंजाबी भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, उनके भी तो धर्म है, वो भी तो वोटर हैं, उन पर तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाता। फिर भगवान राम पर ही क्यों? एक तो सवाल ये है। दूसरा, जो डिस्कशन हो रहा है उस पे होना चाहिए। चलो 10-10 किलो गेहूं दे दिया, अन्न दे दिया, क्या बुराई है? गरीबों के मुंह पड़ गया। हाँ, ठीक बात है। क्विंटलों गेहूं, अभी बरसात आएगा तो खेतों में सड़ जाएगा, क्विंटलों गेहूं खेतों में सड़ के चला जाएगा। शायद आपने मेरी बातों को समझा नहीं। मैंने कहा कि देश का दुर्भाग्य जो हमारा राजा बैठा हुआ है। होने दीजिए मेरी। चंचल यादव बोलने दीजिए, डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, कंप्लीट कर दे। उन्होंने पहले कहा कि उनको बोलने दीजिए, बोलिए। उसके लिए 2% खर्च होता है। मेरा सवाल इस बात को लेकर के था, शायद आप समझ पा रहे हैं। आप बोल लीजिए अकेले, छोड़िए, हमें बुलाया ही मत करिए। आपको जवाब दे रहा था। नहीं, चंचल यादव शांत हो जाइए, उनको बोलने दीजिए। वो बोलने दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी की नेता नहीं है, वो एक चिंतक हैं, उनको बोलने दीजिए। बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। इतना कह रही हूँ कि क्विंटल गेहूं सड़ के चला जाता खेत में, अगर गरीबों दे दिया कोई बुराई नहीं है। पर लेकिन आगे सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। जिनको दिया जा रहा है, जो इस लेवल में है, पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनकी एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाए, उनके स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया जाए, और इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि वो आजकल क्या कर रहे हैं, रोजगार है या नहीं है। मैं ये नहीं कह रही सबको सरकारी नौकरियां ही दी जाए, ये ना हो कि 10 किलो गेहूं के चक्कर में वो नकारा हो रहे हैं। मतलब रोजगार पे भी चर्चा हो, उनकी हेल्थ पे चर्चा हो, शिक्षा पे चर्चा हो कि कितने। जी, डॉक्टर धर्मकौर का कुछ नेट प्रॉब्लम कर रहा है, बोलिए डॉक्टर साहब, कंप्लीट करिए। 10 किलो गेहूं दे दिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
ठीक बात है। जाता है खेतों में, क्या बोलिए। ठीक है डॉक्टर साहब अब आपकी बात कंप्लीट हो गई। अब मैं सीधे संजय सिंह के पास जाऊंगा। संजय सिंह, आप पूरे देश का दौरा करते हैं। संजय सिंह एडीआर से ताल्लुक रखते हैं और तमाम नेताओं की पोल खोलते हैं देश भर में, जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में तमाम घपले घोटाले करते हैं। घोषणा पत्र से मेरी मुराद ये है कि वो जो अपना हलफनामा देते हैं उसकी ये जांच करते हैं और तमाम तरीके का ये रहस्योद्घाटन करा करते हैं, और एक पॉलिटिकल एक एनालिसिस भी संजय सिंह का बड़ा सटीक रहता है। संजय सिंह, ये जो दलित वाला फैक्टर अचानक भारतीय जनता पार्टी बाबू जगजीवन राम के सहारे आगे हम देख रहे हैं, आज उनको लेकर बहुत सारे कार्यक्रम। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि भाई अखिलेश यादव ऐसा करा रहे हैं, राम पर टिप्पणी करा रहे हैं। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अनुसूचित जात से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं। ये 2024 का जो गुणागणित है, अब रेफरेंस 1993 का समाजवादी पार्टी ने लिया है, इसके क्या मायने हैं? चौहान साहब, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि कई बार राजनीतिक जो परिदृश्य है और राजनीतिक परिदृश्य के बीच में जो अभी हाल का जो सिनारियो है, मैं पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कहा, क्योंकि हमारा काम राजनीति में उन सारे विषयों को जानने का है कि किस तरह से लोग, और अभी इन दिनों एडीआर बहुत ज्यादा इंगेज है, खासतौर से जो अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उस वर्डिक्ट को कैसे हम चुनाव सुधार की दिशा में देखते हैं। हम लोग पूरी टीम उसमें लगी है। उसी बीच में ये चर्चा आज मैंने जो समझा है, जहां तक सबके अपने अपने अस्तित्व का सवाल है, और राजनीति 2024 के चुनाव में लोग अपने अपने तरह से ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे अपने अस्तित्व को बचा रख सकते हैं और कैसे वो आम मतदाता के बीच में जाके अपने को कुछ मुद्दों के आधार पर स्थापित कर सकते हैं। देखो, देश का नैरेटिव बहुत साफ है, और नैरेटिव साफ होने के कारण बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं वो पॉलिटिकली 24 के इलेक्शंस को जो अभी देखा जा रहा है, वो इलेक्शंस बहुत ही कमोबेश जो परिस्थिति है, वो कमोबेश परिस्थिति जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि चुनाव 24 का पिछले चुनाव की अपेक्षा थोड़ा सा टफ होगा, लड़ाई होती हुई दिखेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ी चुनौती दिखाई दे नहीं रही है। लेकिन बाकी के दूसरे दल जो हैं वो अपने तरह से अपनी चीजों को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन कोशिशों के बीच में जो परिस्थिति है वो इस तरह के जो मुद्दे आ रहे हैं। लेकिन जो असली मुद्दे हैं वो मुद्दे मुझे जो लग रहा है कि चुनाव सुधार का है, भ्रष्टाचार का है, बेरोजगारी का है, वो सारे मुद्दे अभी गौण होते जा रहे हैं। और कैसे हम आपस में लोगों को लड़ाने और बांटने का जो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का एक पूरा माहौल है। कोई भी अगर कुछ भी बोल रहा, और भारत में इस समय हम जो समझ रहे हैं कि जो अहम मुद्दे हैं, जो सबसे ज्यादा अहम मुद्दे हैं, वो मुद्दे गायब होते जा रहे हैं, और ये कुछ मुद्दे आते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी हाल में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चुनौती है। जिस तरह से अभी पिछले दिनों में बेमौसम बरसात और तमाम सारी चीजें हुई, किसान बुरी तरह से परेशान है, और तमाम सारे हालातों के बीच में किसी तरह से लोग सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन सब के बीच में ये 24 का इलेक्शन एक अपने आप में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए तमाम तरह की चीजें हो रही। मुझे जो लग रहा है कि बहुत अभी कुछ कहना कि इससे कुछ बहुत बड़ा परिदृश्य निकलेगा, परिदृश्य जो अभी निकलेगा वो कर्नाटक इलेक्शंस के बाद देश में कुछ एक तस्वीर सामने उभर के आएगी, और मुझे लगता है कि उसके बाद से 24 के इलेक्शंस का रोड मैप दिखना शुरू होगा, और फिर जब 3 राज्यों के चुनाव खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के होंगे, उसके बाद काफी परिस्थिति साफ होगी। धन्यवाद। संजय जी, ये बहुत मैच्योर विश्लेषण आपने किया, इसके लिए बहुत साधुवाद आपका। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने ये भी टिप्पणी की कि अगर धर्म को, जो धार्मिक बयान हैं, इनको अगर हम राजनीति से हटा दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जो हल्ला गुल्ला जगह जगह मचा है, और इससे सामाजिक स्थिरता भी आएगी। मैं ये प्रश्न डॉक्टर धर्म कौर से लूंगा, क्योंकि आप सामाजिक चिंतक हैं और समाज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ती हैं और लिखती भी हैं। डॉक्टर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने इस बात को कहा है, आपका क्या मत है कि राजनीति और जो धार्मिक बयान है, इनका जो आपस में घमंजा है, घालमेल है, ये किस तरह की परिस्थितियां पैदा करता है?
नहीं, ये तो माहौल खराब करता है। इस तरह के स्टेटमेंट तो देने ही नहीं चाहिए, और दिए जाए तो उसको बैन करना चाहिए। सारे चैनल है, उनको दिखाया नहीं जाना चाहिए। धर्म के बारे में तो बात ही नहीं होनी चाहिए इलेक्शन के टाइम। ये तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सब धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो कभी भी धर्म के नाम पर इलेक्शन, ये तो बहुत ही गलत बात है। इसको तो बैन करना चाहिए, नहीं दिए जाने चाहिए इस तरह के स्टेटमेंट। और फिर देखने में आता है जैसे भगवान राम, और जैसे फिल्में भी बना देते हैं और भी कर देते हैं। इस तरीके से तो मजाक उड़ाना है, ये नहीं होना चाहिए, गलत बात है। सब धर्मों के लोग रहते हैं और उसको रेस्पेक्ट मिलना बहुत जरूरी है। मैं कह रही हूँ ना, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी हैं पंजाबियों के, क्रिश्चियंस में भी हैं, या मुस्लिम्स भी रहते हैं, उन पर तो कभी स्टेटमेंट नहीं आता। तो फिर हिंदुओं के जो भगवान है वो फालतू है, उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरह की तो कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल बैन होना चाहिए कि इस तरीके से। अब आप देखिए, वैसे तो जातिवाद हटाओ के नारे होते हैं, और जब इलेक्शन आता है तो सबको जातियां याद आ जाती हैं। उससे पहले से डॉक्टर साहब, उससे पहले सारे दल कहते हैं कि हम जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं। ये रटा रटाया टेप बजाते हैं सारे दल जी, सारे दल टेप बजाते हैं। अब रटा रटाया एक बयान बजाते रहते हैं कि हम जातिवादी नहीं हैं, हम जातिवादी राजनीति नहीं करते हैं, और करते सारे दल वही राजनीति हैं। नहीं, जब इलेक्शन आते हैं तो बार बार याद दिलाया जाता है, तुम उस जाति से हो, तुम उस जाति से हो, तुम उस जाति से हो। जबकि आम सड़क पे कोई किसी की जात नहीं पूछता है, दुकान पे जाओ वहां कोई किसी की जात नहीं पूछता है। तो जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बार बार दिलवाते हैं याद कि वो उस जात का है, वो उस जात का है। अच्छा, राजनीति में क्या जातियों का कोई महत्व नहीं है क्या? मैं एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा, फिर ब्रेक पर जाऊंगा, बोलिए। ये सब नहीं होना चाहिए, जात पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाना चाहिए भाई, आप काम पे इलेक्शन लड़िए। किसी पार्टी ने अगर बढ़िया काम किया है तो उसे किसी में ताकत नहीं है कि उसको हरा दें, और उसी चीज पे मैं भी डिस्कशन। बैठा हूँ मुझे बोलने के लिए, मैडम तो 3 बार बोल चुकी हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के नेता चंचल यादव से मैं पूछूंगा, क्योंकि डॉक्टर धर्मकौर ने कहा कि भाई केवल राम पर ही टिप्पणी क्यों, हिंदुओं के आराध्यों पर ही टिप्पणी क्यों, बहुत सारे लोग हैं। ब्रेक से वापस आ गए, सीधे समाजवादी पार्टी के नेता चंचल यादव के पास चलेंगे। चंचल यादव, प्रोफेसर धर्मकौर ने 2-3 बड़े मुद्दे उठाए। वो कह रहे हैं कि भाई राजनीति और धर्म और जाति, इसका घालमेल होना नहीं चाहिए, ये घमंडा ठीक नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई ये आप काम पर बात होनी चाहिए, आप राम पर बार बार टिप्पणी होती है, हिंदुओं के आराध्यों पर बार बार टिप्पणी होती है, क्यों? चंचल यादव बोलिए। हाँ जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल आज के समय में ये है कि अगर आपने देखा होगा आदरणीय अमित शाह जी जहां भी रैली हो रही है वो 2024 में जनवरी में मंदिर की बात केवल कर रहे हैं। अभी उनसे पूछा जाए कि आपने 70 साल बनाम 60 महीने की बात जो करी थी उसका क्या, उसके लिए आपने क्या किया? आज अकेले केवल रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खत्म हो गई। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि जितने भी जॉब्स थी आज अग्निवीर बनाए जा रहे हैं। आप सोचिए नौजवानों को 4 साल की नौकरी दी जाएगी अग्निवीर में, और वो क्या ट्रेनिंग करेंगे और देश की सेवा क्या कर पाएंगे? वो उनके मन में क्या देश के लिए जज्बा कैसा हो पाएगा? सवाल आज के समय में ये है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जिससे ठेका प्रणाली के द्वारा नौजवानों को जो है उनके भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मैं पूछूं, अगर आज के समय में देखिए आप कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए क्या एक भी वादा पूरा हुआ? वो 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात कही थी उन्होंने, क्या किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी? आज किसानों की लागत दोगुनी हो गई है। आज जो 400 रुपए का सिलेंडर था आज वो 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। क्या चिंता का विषय नहीं है? क्या आज जो लोग 30 रुपए 50 रुपए 60 रुपए डीजल पेट्रोल को बहुत महंगा कहते थे और आज के समय में वो 100 पार कर जा रहा है, चिंता का विषय नहीं है? लेकिन और ये पता है भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपको याद होगा 2019 के समय में पुलवामा के पीछे शहीदों की पोस्टर लगा करके हमारे प्रधानमंत्री वोट मांगा करते थे, आपको याद होगा इस बात का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल डिवाइड एंड रूल। आज अगर सोचिए, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से बोलता हूं केवल आप अजान शमशान रमजान। भैया आप कहां पे जा रहे हैं यादव जी? आवाज नहीं आ रही आपकी। तो कोई नहीं कर पाता है। चलिए कंप्लीट करिए, चंचल यादव कंप्लीट करिए। फिर मैं एक युवा जो हमारे साथ जुड़े हैं, मारुति त्रिपाठी, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR कराई इन्होंने, इनसे भी पूछ लेते हैं, युवा भी हैं ये। नौजवान जो है, क्या नौजवानों को रोजगार मिल रहा है? आप सोचिए संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जिसकी 15,000 सैलरी होगी, उसके सैलरी का 20% केवल ईंधन में चला जा रहा है। डॉक्टर साहब ने बताया ना, अभी आप सोचिए जो आज आम आदमी के जो खर्चे हैं
क्या वो महीने के 2 सिलेंडर खर्च कर लेंगे तो 2400 रुपए खर्च हो जाएंगे उसके, और 15 रुपए सैलरी में कैसे वो बच्चे को पढ़ा पाएगा? आज ऐसा कौन सा परिवार है जो शिक्षा को लेकर के अपने बच्चों की फीस को लेकर परेशान नहीं है? ठीक बात है। लेकिन हम राम रहीम और क्या नाम है, हिंदुस्तान शमशान कब्रिस्तान अजान रमजान के ऊपर हमको लड़ाई। चंचल यादव, आप अपनी पार्टी के नेताओं को मना नहीं करेंगे, इस पर बयान दें, और आप लंबा सा व्याख्यान और दिए पड़े। ठीक है, आज जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जायज मुद्दे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के लोग भी वही कर रहे हैं। अधिकारी इसको लेकर विरोध उन्होंने किया था। मानस में हमारा विश्वास है और हम लोग उसके बारे में हम लोग कुछ हम लोगों ने कभी गलत टिप्पणी करी या किसी ने गलत टिप्पणी करी? आदरणीय चाहे हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे हमारे आदरणीय नेता हों अखिलेश यादव जी, हमेशा कहते हैं कि हम लोग कभी भी जो धार्मिक मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में कभी धर्म के आधार पर वोट मांगने की बात नहीं करते हैं। हमेशा हम लोगों ने जाति के आधार पर जाते हैं, धर्म के आधार पर नहीं जाते हैं। मैं रोक रहा हूं चंचल यादव, मैं रोक रहा हूं। एक युवा भी है और शिकायतकर्ता भी है, मारुति त्रिपाठी। ये बताइए मारुति त्रिपाठी कि एक युवा के रूप में आपको क्या मिला? मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं। चंचल यादव, रोक रहा हूं आपको। चंचल यादव रुकिए। मारुति त्रिपाठी बताइए, ठीक है, आप शिकायतकर्ता हैं, आप भाजपा के समर्थक हैं, आप हिंदू संगठन के समर्थक हैं, लेकिन एक युवा भी हैं, आपका घर भी है, आपका भविष्य भी है। आप एक युवा के रूप में आपको क्या मिला, जरा इनको बताइए। भैया हमको ये मिला है, साफ साफ ये है कि मैं बेटी चलाता हूँ। किसी भी गुंडे की ये हिम्मत नहीं है कि मेरे दुकान में आए और पैसा लेके बिना दे चला जाए। सपा में होता पहले था। कौन से गुंडा आपके यहाँ आ गया था? अरे भैया हम आपको आप देख कितनी डकैतियां होती थी। डायल 100 जानते हो आप? डायल 100 जानते हो? ये किसकी देन है? बिल्कुल, किसकी देन है? अखिलेश जी की। अखिलेश जी की डायल 100 आज उसी की देन है कि आज आपकी बेकरी बची हुई है। आदरणीय अखिलेश यादव की देन है कि गांव का चंचल यादव, उनको बोलने दीजिए, अपने शब्द उनके मुंह में मत डालिए भाई, वो उनको कहने दीजिए भाई, वो सीधे साधे युवा हैं। FIR करा दी, वो बात अलग है। उसको अपनी बात कहने दीजिए पूरी। बोलने दीजिए यादव जी, बोलने दीजिए, डोमिनेंस मत करिए भाई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात हो रही। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस हिसाब से बोल रहे हैं, आप जैसे आप बोल रहे हो कि रोजगार फला ढिमका, तो ये चीज स्वामी जी बोले ना कि हाँ भैया रोजगार पे मुद्दे, वो धार्मिक तो वही कर रहे हैं लगातार ना, कि रामचरितमानस पे आते हैं, साधु संतों पे आते हैं, ब्राह्मणों पे आते हैं। आप ये सोचिए, आप पहले जो कलह 17 में सपा को खा गई थी, वही कलह फिर सपा में। मनोज पांडे जी जो यहाँ के ऊंचाहार के विधायक हैं और स्वामी जी में टकरार है, कोई टकरार नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और आगे भी विधायक रहेंगे। भाई चंचल यादव बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। मेरे पास अभी 1 मिनट का वक्त है, मैं डॉक्टर धर्म कौर को लूंगा इसके बाद। बोलिए। स्वामी जी के कार्यक्रम में वो नहीं गए थे और ना स्वामी जी के पोस्टर में ना मनोज पांडे जी थे, ना मनोज पांडे जी के पोस्टर में स्वामी जी थे। ये तो अच्छी बात है यार, ये तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए अच्छी बात है। आपको खुश होना चाहिए। आप खुश रहिए। बिल्कुल भैया। अरे नहीं, अरे यादव जी से बताइए कि जो उन्होंने बोला है, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, तो हवा में वो क्या उड़ा रहे थे? अरे हवा में उड़ने की बात नहीं है, बात वहां पर रामचंद्र जी को लेकर के नहीं है। समझो वाली बात आप। अरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को कोई लेकर के बात बोल दीजिए। देखिए भाई साहब, मैं आपकी तरफ प्रवक्ता नहीं हूँ, ठीक है ना, तो वो हवा में क्या उड़ा रहे थे, मुझे आपको इस चीज का जवाब दे दीजिए। बड़े भाई वो सीधे साधे एक कारोबारी है मारुति त्रिपाठी भाई, आप लोग की तरह इतने प्रखर और तेज प्रवक्ता नहीं है। उनको अपनी बात रखने दीजिए, एक आम आदमी है, उनको हमने बुलाया है आज। मारुति भाई बोलिए, साथी हमारे बोलिए आप। भैया मैं कह रहा हूँ कि वो हवा में क्या उड़ा रहे थे, जो ने ढोल गवाह शुद्ध पर सुनाई सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ना का अर्थ क्या होता है आप बता दीजिए कि ताड़ने का नहीं, मैं ये सवाल लेता हूं 10 सेकंड में, बताइए हवा में क्या उड़ा रहे थे। चंचल यादव बताइए, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। बोलिए चंचल यादव, बताइए क्या उड़ा रहे थे हवा में? वो पूछ रहे हैं जी। मैं आपको एक चीज बताऊं कि अन्य धर्मों में केवल धर्माचार्य बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी बोल सकता है, ठीक है ना। पहले आप जो मैं कहा ताड़ना का आप अर्थ बताइए, फिर मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब ताड़ना पे चर्चा किसी दिन और कर लेंगे, मेरे पास वक्त नहीं। डॉक्टर धर्म कौर, फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं। बोलिए डॉक्टर धर्म कौर। सर फाइनल कमेंट यही है कि ये सब वोट की राजनीति है। स्टेटमेंट दिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, लेकिन इस बहाने इतने सारे लोगों को टीवी पे आने का मौका मिल गया, बस, और कोई खास बात नहीं है। ये सिर्फ राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। डॉक्टर धर्म कौर, शिकायतकर्ता मारुति त्रिपाठी, आपका शुक्रिया। चंचल यादव, संजय सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम
मंथन को देखते हैं। बहुत बात पते की कह गई डॉक्टर धर्म कौर, सामाजिक चिंतक हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत सारे लोगों को टीवी पर आने का मौका मिल गया, बहुत सारे लोगों को बयान देने का मौका मिल गया। बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।